तो जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग करेंगे इतिहास। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इतिहास को जो है 3 खंडों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस क्लास में जो हम लोग करेंगे वह है प्राचीन भारत का इतिहास। हम आपको बताएंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। और जो हम थ्योरी करेंगे, ये थ्योरी आपके लिए जो है ना, आप कोई भी कंपटीशन उठाकर देख लीजिए किसी भी एग्जाम में, इससे एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा और एक एक लाइन आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्राचीन इतिहास में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आता है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से हम सबसे पहले हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता को। तो चलिए शुरू करते हैं। और खासकर हम आपको बता दें कि ये जो क्लास थ्योरी का होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी थ्योरी जो है ना बहुत अच्छे से गहराई में, अगर आपका स्टेट पीसीएस भी, किसी स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देने अगर आपका होगा तो वो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, विश्व की पहली सभ्यता जो थी वो कौन सी थी। हम सभी जानते हैं कि विश्व की जो सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये विश्व की पहली सभ्यता थी। सीधा कोई भी लोग पूछ देता है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग भी जो होते हैं वो भी पूछ देते हैं कि बहुत पढ़ते हो ना, तो बताओ कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता का नाम क्या है। ठीक है, तो सभी लोग बता रहे थे हड़प्पा सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता नहीं है। सबसे पहली सभ्यता जो है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो इसे जो है सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। और इस सभ्यता के अगर हम बात करें कि विकास कहाँ हुआ था, तो देखिए इराक में हुआ था। इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है। और इराक में कौन सी नदी, तो दजला फरात नदी के तट पर हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। तो बताइए कि विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है और यह इराक में पड़ता है और ये दजला और फरात नदी के तट पर इसका विकास हुआ था। अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट मन में आपके ख्याल आ रहा होगा कि आखिर जो हम लोग सभ्यता पढ़ने वाले हैं तो ये सभ्यता का मतलब होता क्या है, आखिर ये होता क्या है सभ्यता। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जैसे अभी वर्तमान युग में अगर हम चल रहे हैं तो हमारा जो है सभ्यता चल रहा है, हमारा जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, ठीक है, रहन सहन है, ठीक है, यही हम क्या होता है सभ्यता हो। तो अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करें तो वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि 7 महाद्वीप में बटा हुआ है। ठीक है, अगर हम सबसे ज्यादा सक्षम की बात करें तो यूरोप महादेश सबसे सक्षम है, सबसे डेवलप्ड है। अगर हम पूरे विश्व में अगर हम सबसे समृद्ध देश की बात करें तो अमेरिका जो है सबसे समृद्ध देश है, सबसे विकसित देश है। तो उसी प्रकार जो है बहुत सारी सभ्यता होती थी अलग अलग। ठीक है, तो पृथ्वी के कई हिस्सों में जो है कुछ सभ्यताएं जो है बहुत प्रचलन हुई। उसमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, यानी सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता तो हमने देख लिया। अब हम जो देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, विश्व की दूसरी सभ्यता के बारे में। पहली सभ्यता हमने देखा, विश्व की दूसरी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता को जो है प्रदान किया जाता है। यानी जो मिस्र की सभ्यता है वो विश्व की दूसरी सभ्यता है। ठीक है, और इसका विकास जो होता है वो नील नदी के किनारे हुआ था। अब देखिए, कोई भी सभ्यता अगर बसता है तो नदी के किनारे पहले बसा होगा। क्यों, क्योंकि पहले जो है नदी मतलब हम सभी जानते हैं पानी की आवश्यकता पड़ती है सभी चीज के लिए। ठीक है, तो नदी के किनारे ही जो है आपको सभ्यता मिलेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता भी है, नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता वो भी किसी ना किसी नदी के किनारे ही होगी, यानी किसी नदी के किनारे ही फली भूली होती है। ठीक है, और उसका जो समापन भी, उसका अंत भी होता है नदी के बाढ़ के वजह से, या कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से माना जाता है कि बाढ़ के आ जाने से उसका जो है सर्वनाश भी हो जाता है। तो देखिए, उसी अगर हम बात करें विश्व की दूसरी सभ्यता की, तो विश्व की पहली सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दूसरी कौन है, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता कहाँ फली फूली, तो नील नदी के किनारे ये बसा हुआ था। ठीक है, और नील नदी अगर हम बात करें कि नील नदी की देन जो है किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को जो है नील नदी का देन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिस्र को ही नील नदी का क्या कहा जाता है, तो नील नदी का देन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी का देन। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है।
अब हम पहली सभ्यता देख लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी मिस्र की सभ्यता। हम अब तीसरी बात करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि तीसरी जो सभ्यता है वो कौन सी है। तीसरी सभ्यता तो हमारा हड़प्पा सभ्यता, यानी विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। कहने का मतलब है कि भारत तो देश है, चाइना भी देश है, रसिया भी देश है, ब्रिटेन भी देश है, सभी देश है, लेकिन सबसे विकसित देश कौन सा है? अमेरिका है। उसी प्रकार उसके समकालीन जो है बहुत सारी सभ्यता थी। भले पुराना मेसोपोटामिया की सभ्यता रहा, उससे पुराना मिस्र की सभ्यता रहा, यानी हड़प्पा से, लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा डेवलप किया था वो है हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा के लोग जो है ना, मतलब आज के हम लोग जो शहर में उतना रहन सहन नहीं कर पाते हैं जितना ये लोग करते थे, ठीक है। यानी बहुत डेवलप थे ये लोग, हड़प्पा की सभ्यता। उस समय समझिए कि आज से कितना हजारों वर्ष पहले ये लोग जो है बाथरूम यूज किया करते थे, खुले में शौच नहीं किया करते थे। तो सोचिए कितना इनका जो है डेवलप हुआ था। आज भी हमारे देश में जो है मतलब खुले में शौच होता है, लोटा लेके लोग निकल लेते हैं, लेकिन उस समय की बात है कि इन लोगों का शौच हुआ करता था, इन लोगों का स्नान घर हुआ करता था। तो ये जो है विश्व की तीसरी परंतु सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता कौन थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी। विकसित की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की समकालीन जो है कौन कौन सभ्यता थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये जो था ना हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही था। समकालीन कहने का मतलब क्या है? समकालीन मतलब इसी के समय की सभ्यता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें विराट कोहली के समकालीन खेलने वाले कौन थे? रोहित शर्मा हो गए, जडेजा हो गए, MS धोनी हो गए, ठीक है। अभी जैसे अगर हम बात करें, अभी चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद इनका भी रिटायरमेंट हो जाएगा। तो उस समय जो है जब हड़प्पा की सभ्यता चल रही थी, तो उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता भी, मिस्र की सभ्यता भी, चीन की सभ्यता, लेकिन इसमें सबसे पुराना था मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता, फिर हड़प्पा की सभ्यता, फिर उसके बाद चीन की सभ्यता। ये ध्यान रखना है। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नाम भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम नहीं, उसी से संबंधित है। एक तो इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें आखिर सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है भाई, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है, हमने बताया ना कि ये नदी के किनारे फलीभूति सभ्यता होती है, ठीक है। तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी जो है या सिंधु सभ्यता उसे कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जब उत्खनन हुआ, खोज हो रहा था, इस सभ्यता का पता चला था, तो सबसे पहला जो शहर था हड़प्पा शहर, ठीक है। तो हड़प्पा शहर की खोज होने के कारण इसका नाम पड़ा क्या? हड़प्पा जो है नाम पड़ा था, यानी हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा, ठीक है, क्योंकि पहला खोजा गया तो उसी के नाम से चला गया। जैसे अगर हम बात करें कि घर में अगर आप माता पिता होते हैं, तो उनके अगर जो बड़े बच्चे होते हैं, तो उनके पिताजी जो होते हैं उन्हें उन्हीं के नाम से पुकारते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो पहले जो बड़ा होता है उसी के नाम से उनकी माँ को पुकारता है, सोनू की मम्मी, ढिल्लू की मम्मी, पिंकी की मम्मी, कहाँ बारू, ठीक है। तो ये सब होता है, अब पता होगा, ठीक है। तो उसी से हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सबसे ज्यादा बार जिक्र जो होता है हड़प्पा सभ्यता का ही जिक्र होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर सर्वाधिक उपयुक्त नाम की अगर हम बात करें, तो सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला नाम जो था वो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता था। सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता का जिक्र होता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, ठीक है। स्थल जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और हड़प्पा नामक जो है, हड़प्पा भी क्या लिखा हुआ है? गलत ही लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सही कर दीजिएगा। देखिए देखिए, सबसे पहले हड़प्पा नामक जो है स्थल की खोज किया गया था, तो ये ध्यान रखना है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया गया था, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया गया था, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण की अगर हम बात करें, तो इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। यानी जो ये सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता, अब ये तो होगा ना कि आखिर भाई कितना उम्र हुआ होगा। अब कोई गांव में ऐसे भी लोग होते हैं जिनका उम्र जो है कोई कहता है कि 102 वर्ष हो गया, ठीक है, कोई कहता है 105 वर्ष हो गया, कोई कहता है कि अभी 100 वर्ष के नहीं हुआ है, ये अभी 90 ही वर्ष के हैं, ठीक है। तो मतभेद होते हैं किसी की उम्र में भी।
तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, इसके बीच भी मतभेद है। यानी इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच क्या है, मतभेद है, और अलग अलग विद्वानों ने इसका जो है अलग अलग काल निर्धारण किया। यानी जो अलग अलग विद्वान थे, ठीक है, तो वो लोग उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो है काल निर्धारण किया, ठीक है। लेकिन जब C14 कार्बन डेटिंग विधि से जब उत्खनन हुआ, उसमें कुछ मिले अवशेष, तो उन अवशेष को पता किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि से कि कितना वर्ष पुराना अवशेष है, तो उससे निर्धारित किया गया कि कितना वर्ष पुराना है, ठीक है। तो भी हम बताएंगे कि एक्चुअली कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हम देख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग जो है अपनी अवधारणाएं दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन मार्शल की, ठीक है। अगर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या कहा कि ये जो है 3250 बीसी से 2750 बीसी पुरानी है, ठीक है। बीसी क्या होता है, बिफोर, मतलब बीसी याद रखना है कि ईसा पूर्व, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके का कहना था कि ये जो है 2800 से 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। फिर माधव स्वरूप वत्स जो थे, उनका कहना था कि ये 2700 से 2500 वर्ष पुराना है। सीजेड का कहना था कि ये 2350 से 1700 के बीच की सभ्यता है। मार्टिमर व्हीलर, इनका कहना क्या था कि 2500 से 1700 के बीच का है। और फेयर सर्विस का कहना था कि 2000 से 1500 बीसी का है। अब बताइए किनका, किसी का एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट एक ही व्यक्ति का है, और एग्जैक्ट किनका है, तो वह है सीजे गैडे का, ठीक है। अब सीजे गैडे ने क्या कहा कि 2350 से 1700 इसका जो है निर्धारित तिथि इन्होंने रखा था। अब देखिए एक्चुअल तिथि जो है क्या है, हम आपको वो भी देख लेते हैं। अब देखिए सर्वाधिक मान्य काल जो माना जाता है, इसमें सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक मान्य काल कौन सा माना जाता है, तो याद रखना है कि 2500, सर्वाधिक जो काल माना जाता है वो माना जाता है क्या, 2500 से जो है 1900 माना जाता है, ये ध्यान रखना है। 2500 से 1900 माना जाता है। अब हम जो देखने वाले हैं वो है कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है। अब ये क्या होता है कार्बन डेटिंग विधि, यानी C14 कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन विधि। इसका काल क्या है, तो कार्बन जब C14 के द्वारा पता चला तो ये 2300 से 1700 बीसी के मध्य माना गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कब से, 2300 से 1700 बीसी, यही ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इतिहास के दृष्टिकोण से। तो देखिए इतिहास के दृष्टिकोण से इसे अर्ध ऐतिहासिक में रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी देखिए अगर इतिहास के दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये अर्ध ऐतिहासिक है। अब अर्ध ऐतिहासिक आपको समझ में आ रहा है कि अर्ध ऐतिहासिक होता क्या है, तो अर्ध ऐतिहासिक ये है कि लिपि मिला है, ठीक है, लिपि तो मिला है लेकिन लिपि को अभी तक जो है ना पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे जो है अर्ध ऐतिहासिक में रखा गया है। तो आपने समझा कि अर्ध ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है। अर्ध ऐतिहासिक कहने का मतलब है कि जैसे हम लोगों के पास क्या है, जानकारी है, हम लोग लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, हम लोग का अक्षर का ज्ञान है, लेकिन उन लोगों का जो है ना लिपि तो मिली है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए जो है उसे अर्ध ऐतिहासिक में रखा गया है। चलिए खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हड़प्पा की खोज किया क्यों, किसने किया। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन वो हड़प्पा से प्रचलित हो गया। क्यों कि जो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था ना वो हड़प्पा की खोज किया गया था। और हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, ये याद रखना, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की खोज की थी। 1826 में चार्ल्स मैसन ने, ये डेट याद रखना इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एग्जाम में जो है पूछता भी है, ठीक है, कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खोज की थी चार्ल्स मैसन ने। कब खोज की थी, 1826 में इन्होंने खोज की थी। फिर नेक्स्ट हमारा है 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता, यानी ब्रिटिश अभियंता किसे कहा जाता है, इंजीनियर को कहा जाता है। तो अब देखिए 1800 के बाद हम सभी जानते हैं कि 1600 के बाद जो है 1400 में ही तो पुर्तगाल आ गया था, और 1600 के बाद कौन आया, अंग्रेज आया। तो अंग्रेजी हुकूमत चल रहा था 1800 समय, भारत पर नियंत्रण हो चुका था अंग्रेजों का, अंग्रेजी कंपनी का। तो उन्होंने जो है ना जैसे रेलवे बिछाने के लिए बहुत सारी जो है
उन लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो उसमें खुदाई भी करना शुरू किया, तो उसी के क्रम में ये मिला था। ठीक है, तो इसी के क्रम में हड़प्पा की खोज हुई, वहां पे जो है अलग अलग चीज मिले, वस्तुएं मिली। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हाँ कोई एक पहले शहर था। ठीक है, और तो ये जो खुदाई हुई थी ये कब की गई थी, तो 1826 में की गई थी, चार्ल्स मैसन ने की थी। फिर उसके बाद जब जैसे ही पता चल गया तो धीरे धीरे खुदाई होना शुरू हो गया, एक टीम गठन किया गया। ठीक है, कि भाई क्या है क्या चीज नहीं है, ठीक है, समझा जाए। फिर उसके बाद जो है इस क्रम में पता चला कि यहाँ एक जो है सभ्यता होती थी, जिस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में खोजा गया और इसे सिंधु घाटी की नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो पहली बार जो है हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1826 में हुई थी। किसने की थी, चार्ल्स मैसन ने की थी, ये अंग्रेज के ही थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम साहब थे ना, इन्होंने ही हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी। तो सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर किसने देखी थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखी थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम में कब देखी थी, 1853 में इन्होंने देखी थी, ये भी ध्यान रखना है। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी। ठीक है, मोहर को किसने देखा था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा था। और मोहर के ऊपर क्या था, तो मुहर के ऊपर वृषभ था। वृषभ किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कि वृषभ जो है बैल को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, बैल को। तो मुहर के ऊपर क्या था, वृषभ था। ठीक है, मुहर के जो ऊपर था वो क्या था, वृषभ, और कुल 6 अक्षर जो है अंकित थे। यानी बैल के साथ साथ इस पे जो है 6 अक्षर जो है अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। लेकिन बैल को देखा इन्होंने मुहर पे, फिर 6 अक्षर उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसका जो है ना महत्व नहीं समझा। ठीक है, अब अचानक जो है आपको खुदाई करने के लिए मिला हुआ है ठेका। ठीक है, कि आपको खुदाई नहर खुदाई करना है, और खुदाई के दौरान जो है कुछ ऐसे ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, तो उस समय क्या लोग इग्नोरेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब लगातार मिलते गई तब ध्यान गया कि कुछ तो बात है। फिर उसके बाद जो है पता चला कि यहाँ पे जो है एक सभ्यता विकसित थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 में चार्ल्स नामक व्यक्ति ने किया था, हड़प्पा की खोज। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये नाम जो याद रखना है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है, उन्हीं का जो है निर्देशन था, और उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को ठिका मिला हुआ था, और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की 1921 में खोज की थी। तो ये डेट जो है ध्यान रखना है हमें। ठीक है, चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। लेकिन पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो है मिल गया कि चलिए पता करते हैं भाई, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किसके निर्देशक में, महानिदेशक में, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशक में वहां खुदाई शुरू हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं भौगोलिक विस्तार की। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार वर्तमान समय के 3 देश, जैसे अगर हम बात करें तो जो पूरा, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा की सभ्यता की बात करें, तो ये जो है ना 3 देश में फैला हुआ है। जैसे वर्तमान में, पहले तो एक ही था, अखंड भारत था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो 3 देश बटा हुआ है, भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है। तीन देशों में देखने को मिलता है, और इसकी संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। और इसकी संस्कृति का है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ही है। ठीक है, और ये 3 देश भारतीय, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सभ्यता जो है देखने को मिली। ठीक है, अब ये भी तो सवाल पूछता है कि पाकिस्तान में कौन कौन सा शहर है भाई, जैसे भारत में भी तो कोई कोई शहर होगा, सभी जगह थोड़ी ना भारत में जो है आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो है पाकिस्तान के किस किस शहर में जो ये सभ्यता देखने को मिला है वर्तमान में, तो देखिए वर्तमान अगर हम शहर की बात करें तो पंजाब हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा है, पंजाब हो गया, सिंध और बलूचिस्तान। जो पाकिस्तान का 3 जगह है, पंजाब, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र, उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता है। भारत में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सभी जगह हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, ये सभी जगह अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो दो है जगह अफगानिस्तान में, एक तो है मुंडीगाक और एक है सुतकोगुई, ठीक है, सुतोगुई। तो मुंडीगाक और सुतोगुई में अफगानिस्तान में अवशेष मिले हैं। कहाँ पे? मुंडोगाक और सुतोगुई में। तो ये हम सभी जानते हैं तीन देश में कौन कौन सा जगह जो है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है फली फूली थी, तो उन सब के बारे में हमने समझा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं चौहद्दी के बारे में भी, ठीक है, चौहद्दी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी की बात करें तो पूरब में कौन सा इलाका था? तो देखिए, पूरब में अगर हम बात करें तो पूरब में था आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी? हिंडन नदी, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में कौन थी? तो पश्चिम में था सूत का गेंडोर, बलूचिस्तान। कौन सी नदी? दास्क नदी, ठीक है। अगर हम उत्तर में बात करें तो उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में कौन था? तो उत्तर में था मेरे भाई मांडा जो है जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन था? तो दक्षिण में था दाइमाबाद, महाराष्ट्र। तो ये चारों जो है ना चौहद्दी आपको याद रखना है, ठीक है। पूरब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। पूरब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, ठीक है। दक्षिण दाइमाबाद, दक्षिण से दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और ये प्रवर नदी के किनारे ये मिला था, ठीक है। फिर पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में है सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है, ठीक है। और बलूचिस्तान जो है, सुतका गेंडोर जो है किस नदी के किनारे था? तो दास्क नदी के किनारे था। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे था। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। सबसे ऊपर कौन सा? जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। और नदी जो है चिनाब नदी है। तो हमने चौहद्दी के बारे में भी अध्ययन किया और इन चौहद्दियों को जो है बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है और याद रखना है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। उत्तर में कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर। और नदी का नाम जो है चिनाब नदी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में है कौन सा? दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है? प्रवर नदी है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं पूरब में, तो पूरब में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी है? तो हिंडन नदी है। और उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में है सूत का गेंडोर बलूचिस्तान। कौन सी नदी है? तो दास्क नदी है। तो ये चारों चौहद्दी आपको ज्ञान होना चाहिए ताकि इससे एग्जाम जब पूछा जाए तो आप फंसे ना, ठीक है। ये इससे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट होगा आप उसको देखिएगा। प्राचीन इतिहास में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो हम तो पढ़ा देंगे पूरा, लेकिन आप उसको उतना ना लेकर जितना हम जो बता रहे हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, आपको एक एक लाइन आपको समझना है और ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी की आकृति के बारे में पूछता है कि जो सिंधु घाटी की जो है सभ्यता थी उसकी आकृति कैसी थी। जैसे अगर हम भारत की फिगर पढ़े तो भारत कैसा हमारा है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी जो थी ना वो त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी कैसी थी? तो सिंधु घाटी जो थी आकार में त्रिभुजाकार थी। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रफल, ठीक है। और ऐसे भी तीन देश ही थे, कौन थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, त्रिभुजाकार, ठीक है। सिंधु घाटी की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना था? तो याद रखना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600, ये ध्यान रखना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये हमें ध्यान रखना है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। और क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वर्तमान के पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। जैसे अगर हम बात करें ना, ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है अभी वर्तमान में अगर हम पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात करें तो उससे भी बड़ा था। लेकिन प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो प्राचीन में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी ये सभ्यता बड़ी थी, ठीक है। और तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता जो था वो हड़प्पा सभ्यता ही था क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ी सभ्यता कौन थी तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता
तो मिस्र की सभ्यता, और तीसरा नंबर का था हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सबसे विकसित और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये फैला था। ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आसान है क्वेश्चन, लेकिन आप गलत कर लीजिएगा, ठीक है। सीधे एग्जाम में पूछेगा कि बताना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो था किस सभ्यता का था, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। तो अब जानकारी रहना तो जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब जो हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो देख ही रहे हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के एक एक शहर को हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है, जिसमें से केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाए गए, जिसे नगर की संख्या दी गई, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जब खुदाई हुआ ना, तो कितने स्थलों को पता चला, तो 2800 स्थल, ठीक है, ध्यान रखना है। कितने स्थल, 2800 स्थल जो थे वो क्या थे, खुदाई में पता चलता है, 2800 स्थलों का पता चलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2800 स्थलों का पता चलता है, लेकिन इसमें से केवल 6 जो थे, मात्र 6 ऐसे थे ना, मात्र 6 ऐसे थे, मात्र 6 स्थल जो थे वो सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाए गए, और जिसे नगर की संख्या दी गई। 2800 में मात्र 6 ही स्थल ऐसा था जिसे नगर की संज्ञा दी, और वो जो है विकसित अवस्था में पाए गए थे। बाकी अब कहा जाता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं उसका जो है जिक्र होता है, और बाकी छोटे लोगों का जिक्र होता नहीं है। तो 2800 में जो है बड़े बड़े नगर थे 6, उनका हम जिक्र करते हैं, और उसी से एग्जाम में पूछा जाता है इन नगरों से, ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं हड़प्पा, ठीक है। इसी के कारण तो हड़प्पा नाम पड़ा। तो देखिए हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंटा गोमड़ी ऐसा नाम है, लेकिन मद गोमड़ी लिखा हुआ है, लेकिन मुंटा गोमड़ी जिला याद रखना है, ठीक है। मुंटा गोमड़ी जिला इसे कहा जाता है। मुंटा गोमड़ी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मुंटा गोमड़ी जिला के रावी नदी के किनारे स्थित है, और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो इससे क्या क्या प्रश्न बना, सबसे पहले तो बना हमारा कि कौन सा ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस देश में है। तो हम सभी जानते हैं कि 3 देश में ही तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। लेकिन हड़प्पा स्थल की बात हो रही है, तो हड़प्पा स्थल जो था भारत में नहीं था, अफगानिस्तान में नहीं था, ये कहाँ था, पाकिस्तान में था। तो ये जो हड़प्पा स्थल जो हुआ था वो वर्तमान में, ठीक है, पहले अंग्रेजों के समय तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन अभी वर्तमान में ये तो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत है, भारत में भी पंजाब प्रांत है, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है, और उस जिले का नाम है मुंटा गोमड़ी जिला, मुंटा गोमड़ी जिला, ठीक है। अगर हम सही हैं तो शायद ऐसा नाम है, मुंटा गोमड़ी जिला, ठीक है, मुंटा गोमड़ी जिला, मुंटा गोमड़ी जिला, ठीक है, ध्यान रखना है। मुंटा गोमड़ी जिला में रावी नदी के तट पर, तो याद रखना है मुंटा गोमड़ी जिला और रावी नदी के तट के किनारे स्थित है कौन, हड़प्पा। और इस स्थल का उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था। तो सोचिए इससे हड़प्पा से संबंधित सबसे पहले क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। सबसे पहले तो हमने देखा चार्ल्स मैसन ने देखा था, लेकिन पूर्ण रूप से जो खोज हुआ था दयाराम साहनी को क्रेडिट जाता है 1921 में, ठीक है। और सीधा पूछेगा कि तो हड़प्पा की 1921 में खोज हुआ, दयाराम साहनी जी ने खोज थी उत्खनन किया, किस नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो बताइए कि है कहाँ पे, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से चला गया है ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जगह, और ये पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत के मुंटा गोमड़ी जिला में है, ये ध्यान रखना है, मुंटा गोमड़ी जिला। तो हमने मात्र कितने 6 स्थल को देखने हैं महत्वपूर्ण 2800 में। चलिए हमने पहला देख लिया, अब हम देख लेते हैं दूसरा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब आइए मोहनजोदड़ो के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सवाल में बार बार यही पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। अब देखिएगा एग्जाम में तो पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों या प्रेतों का टीला, ठीक है,
मृतकों या प्रेतों का टीला, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नरक काल प्राप्त हुए हैं। नरक काल आपको समझ में आ रहा है? नरक काल का मतलब क्या होता है? नरक काल के कहने का मतलब यहाँ कंकाल बहुत ज्यादा मिले, कंकाल अवशेष जो होते हैं लाशों के, ठीक है। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला मतलब मरे हुए जो है कंकाल यहाँ बहुत ज्यादा मिला, मृतकों का, प्रेतों का टीला, ठीक है। इसलिए इसे नरक काल प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो कहाँ है? हड़प्पा भी कहाँ था? पाकिस्तान में था। लेकिन हड़प्पा की अगर हम बात करें तो पंजाब के मोंटागोमरी जिलों में था, लेकिन ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, लेकिन सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला में है। किस जिला में है? वो मोंटोगोमरी जिला में था हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो जो था लरकाना जिला में स्थित है। और इस स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। तो 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया हड़प्पा की। वो कहाँ था? मोंटागोमरी जिला में था। कहाँ? पंजाब में, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान का भी हिस्सा है पंजाब, वहां था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोज किया? दयाराम साहनी ने। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो से भी सवाल बनता है। सबसे पहले इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, ठीक है। क्यों? हमने बताया यहाँ लाशों का ढेर मिला था, इसलिए इसके वजह से बहुत सारे कंकाल मिले थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु प्रांत में है, ठीक है। जिला पूछेगा तो लरकाना जिला, ठीक है। और इस स्थल का उत्खनन किसने किया था भाई? खुदाई किसने किया था? किन्हें मिला था ये मोहनजोदड़ो जगह? तो राखल दास बनर्जी को मिला था, ठीक है। ये रखा हुआ था किसके लिए? राखल दास बनर्जी के लिए मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ये कब? 1922 में। 1921 के जस्ट अगले साल ही 1922 में इसका मतलब बन ही गया था, और लगातार जो है खोज होते गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सर्वाधिक महत्व नगर थे। हड़प्पा की अगर हम बात करें, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी दोनों जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे, और दोनों नगर एक दूसरों से 483 किलोमीटर दूर थे, और ये दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। हड़प्पा भी सिंधु नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था, और मोहनजोदड़ो भी जो है सिंधु नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? तो 483 थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कितना था? तो 483 किलोमीटर था, ध्यान रखना है। और दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों। अब देख लेते हैं कुछ विशेष नाम है जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे, ठीक है। कुछ विद्वान हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा नोट्स में है तो उसको देख लेते हैं। हमने हड़प्पा को देखा, मोहनजोदड़ो को देखा। अब मोहनजोदड़ो के बारे में एक विद्वान थे जिनका नाम था पिगाट। क्या नाम था इनका? पिगाट साहब। पिगाट साहब ने कहा ना, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। बाद में रिवीजन करते समय हम आपको रिवीजन करें तो जल्दी जल्दी करवा दें। अब देखिए, पिगाट जो थे नामक विद्वान, उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के संयुक्त राजधानी की संज्ञा दी। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो है ना राजधानी की संज्ञा दी थी, कि हड़प्पा सभ्यता की जो है वो क्या है? राजधानी है। कौन सी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है हड़प्पा संस्कृति की क्या है? राजधानी, क्योंकि यहाँ जो है सबसे ज्यादा डेवलप मिला था, ठीक है। और ये बड़ी शहर थी, इसलिए इसे जो है इन्होंने, पिगाट साहब ने इन्हें राजधानी संज्ञा दी थी। अब हम तीसरा शहर देख लेते हैं। जो तीसरा शहर हमारा है वो है चंदुद्रो, ठीक है। चंदुद्रो क्या है? तो देखिए, यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदुद्रो भी कहाँ है? तो चंदुद्रो भी जो है पाकिस्तान में ही है। चंदुद्रो कहाँ है? तो चंदुद्रो जो है वो भी है पाकिस्तान में ही, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। हमने अभी दो देखे, वो दोनों पाकिस्तान में थे, और ये भी सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ही बसा है, ठीक है। सिंध प्रांत में चंदुद्रो सिंधु नदी के किनारे ही बसा है, और ये मोहनजोदड़ो से जो है ना 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ये कितने दूरी पर स्थित है? तो 30 किलोमीटर जो है दक्षिण में स्थित है। और इस स्थल का उत्खनन कार्य जो है किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है। एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था।
तो चंदुद्रे से सवाल क्या है, सबसे पहले ये किस प्रांत में पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे है, और ये मोहनजोदड़ो से मात्र 30 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है, और यह स्थल उत्खनन कार्य मैके और एनजी मजूमदार ने किया था। ठीक है, इसमें एक और नाम है, याद रखना है, मैके। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर किया था, मैके ने भी किया था और एनजी मजूमदार ने भी किया था, इसलिए ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग जो देख लेते हैं वो है इंपॉर्टेंट हमारा लोथल। ठीक है, और लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है ना वो है गुजरात में। कहाँ है लोथल, तो याद रखना है कि लोथल जो है वो है गुजरात में। भारत के कहाँ पे है, तो भारत में है, भारत के गुजरात प्रांत में ये पड़ता है। ठीक है, लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो लोथ आदमी क्या करता है, बेचारा भोगता है। ठीक है, तो लोथ आदमी, जैसे हम लोग बेरोजगार है तो लोथ है समझिए। ठीक है, भोग रहे हैं, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो भारत के गुजरात प्रांत में लोथल जो है भोगा नदी के किनारे स्थित है, और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, याद रखना है, इसका उत्खनन किसने किया था, रंगनाथ राव के संरक्षण में किया गया था। तो चंदुद्रो का उत्खनन किसने किया था, दो व्यक्ति थे, मैके और एनजी मजूमदार। चंदुद्रो, ठीक है, मैके और, अब देखिए चंदुद्रो में आपको चूहा नजर दिख रहा होगा, चूहा। ठीक है, चूहा को माइक कहा जाता है, माइक, MIC, माइस, छुछुंदर कहा जाता है, तो चूहे टाइप का होता है। ठीक है, तो मैके और एनजी मजूमदार, ठीक है, MG मजूमदार याद रखना है, चंदुद्रो मैके और MG मजूमदार के द्वारा किया गया था उत्खनन। लोथल को किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है, रंगनाथ राव के द्वारा जो है उत्खनन किया गया था लोथल को। नेक्स्ट हमारा है वो कौन सा है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई, कालीबंगा। ठीक है, अब कालीबंगा की अगर बात हो रही है तो कालीबंगा को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कालीबंगा की अगर हम बात करें, तो कालीबंगा की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रेग की चूड़ियां। इसे क्या कहा जाता है, काली रेग की चूड़ियां, यानी काली जो रेग जो होता है ना, रेत। ठीक है, रेत, तो काली रेग की से चूड़िया कहा जाता है, काली रेत की चूड़िया कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया से। ठीक है, और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था, तो अमलानंद घोष और बीबी लाल तथा बीके थापर ने किया था। ये दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, बीबी लाल घोष और अमलानंद घोष और बीके थापर, तीनों नाम याद रखना है। अमलालाल घोष है, ठीक है, और कौन है, तो और बीबी लाल है, फिर और कौन है, और बीके थापर है। ये तीन नाम याद रखना है, अमलानंद घोष, बीबी लाल तथा बीके थापर। कालीबंगा का नेतृत्व किया था उत्खनन कार्य में अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। ठीक है, अब छठा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या, तो वो है बनवाली। ठीक है, अब बनवाली कहाँ है, तो बनवाली भी जो है ना ये भारत में ही है। ठीक है, 3 भारत में और 3 पाकिस्तान में हमने देखा। तो ये हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बनवाली कहाँ है, तो बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा के किस जिला में है, तो हिसार जिला में है, और किस नदी के किनारे है, तो रंगोई नदी के तट पर है। ये ध्यान रखना है, कहाँ पे है, हिसार जिला में है और रंगोई नदी के तट पर है। हिसार जिला रंगोई नदी के तट पर स्थित है, और इसका उत्खनन किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, तो बनवाली का उत्खनन किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। चलिए नोट हम देख लेते हैं, नोट क्या कह रहा है हमारा, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। अब देखिए एग्जाम में पूछेगा, सबसे पहले क्या पूछेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में इतने सारे स्थल हैं, इसमें सबसे बड़ा स्थल है कौन भाई, तो इसमें सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। अगर पूछे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन भारत में पूछे कि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा के घग्गर नदी के पर स्थित है राखीगढ़ी। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो, और सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल तो है राखीगढ़ी।
ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल जो मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सबसे ज्यादा स्थल तो वो मिले हैं गुजरात से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे सर्वाधिक स्थल मिले हैं गुजरात से मिले हैं। जैसे में कौन कौन है भाई गुजरात से मिला है? तो आइए देख लेते हैं। लोथल हो गया, ठीक है, रंगपुर हो गया, ठीक है, रोजदी हो गया, ठीक है, उसी प्रकार सुरकोतता हो गया, धौलावीर हो गया। ये सभी जो है वो कहाँ से मिले हैं? ये सभी जो मिले हैं ये मिले हैं रंगपुर, ओजत, सुरकोटता, धौलावीरा, ये सभी जो मिले हैं गुजरात से ही मिले हैं। तो सीधा आपसे लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रोजदी कहाँ है? तो गुजरात में। सुरकोटता कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? तो वो गुजराती में है। अब हम देख लेते हैं हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है। हड़प्पा को जो है प्रारूप स्थल कहा जाता है। आखिर प्रारूप स्थल कहा क्यों जाता है? क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मानकर अन्य अन्य स्थानों को हड़प्पा कालीन होने की संज्ञा दी गई थी। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था, तो इसलिए इसे प्रारूप स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से उत्खनन के बाद जो है वस्तुओं के आधार पर मानकर इसे जो है अन्य स्थलों को हड़प्पा कालीन होने की संज्ञा दी गई थी। अब देख लीजिए, पूछेगा पूछन कि हड़प्पा पूर्व कौन कौन सा था जिसे प्राक हड़प्पा या हड़प्पा पूर्व कहा जाता है? तो कालीबंगा और बनवाली था। उन्नत हड़प्पा संस्कृति थी तो हड़प्पा की थी उन्नत हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की थी, चंदुद्रो की थी, लोथल की थी, कालीबंगा की थी, बनवाली की थी, सुदकांगेंडोर की थी और सुदकोटता की थी। ये यहाँ की जो है उन्नत हड़प्पा संस्कृति थी। ठीक है, उत्तर हड़प्पा में कौन कौन था जगह? तो एक था रंगपुर और एक था रोजदी। अब देख लेते हैं नोट्स में क्या है। नोट्स में हमारा है कि धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। धौलावीरा की अगर हम बात करें और राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं जो है यहाँ मिलती है। धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? तो विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली। इसकी विशेषता सबसे बड़ी क्या है? क्योंकि यहाँ जो था ना नगर नियोजन प्रणाली था, इसलिए यह जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नगर नियोजन प्रणाली, ये ध्यान रखना है। उतना पुराना होकर भी ये नगर नियोजन प्रणाली पर आधारित था, इसलिए ये इसकी प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफी योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा काल में जो नगर का निर्माण हुआ था वो काफी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। पहली पश्चिम भाग जो समांतर ऊंचा होता था और इसमें राजा महाराजा तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे, और दूसरा पूर्वी भाग जो नीचा होता था इसमें आम जनता निवास करती थी। अब कहने का मतलब है कि दो हिस्सा हो गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, एक हो गया पूरब और एक हो गया पश्चिम। जैसे अगर ये बात कर लेते हैं, ये पूरब हमारा हो गया और इधर जो हो गया वेस्ट हो गया। लेकिन ये जो भाग होता था ना ये ऊंचा होता था। ठीक है, कहने का मतलब ये हाइट में होता था। ठीक है, और ये जो होता था ना ये डाउन में होता था। ये ऊंचा होता था और ये डाउन में होता था। तो जो नीचा होता था जमीन, ठीक है, उसमें जो था ना, उसमें जो नीचा होता था उसमें आम जनता रहती था, निवास करता था। और जो हाइट पर था वो हाइट पे कौन रहता था? तो हाइट पे जो वो लोग रहते थे जो ऊंचा, मतलब जो महाराजा होते थे, शासक वर्ग होते थे, जो उच्च वर्ग होते थे वो ऊपर रहते थे, और जो कमजोर वर्ग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, वो कहाँ रहते थे? तो नीचे जमीन पे रहते थे। यानी कहने का मतलब जमीन भी मतलब ऊंचा खला था। ठीक है, तो पहला पश्चिमी भाग में समानता ऊंचा होता था। ठीक है, ऐसा मतलब नगर का निर्माण किया गया था कि दो भाग, एक ऊंचा, कहीं हर जगह होता है ऊंचा खाला। ठीक है, तो ऊंचे पे जो है वो कौन होते थे? तो ऊंचे पे जो है वो शासक वर्ग। जैसे अगर हम सीढ़ी जैसे हम सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होते थे? ये जमीन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वो और सबसे नीचे जो होते थे वो बेचारे, मतलब बेचारे क्या, वो जो होते थे जो शासक वर्ग होते थे, जो जनता होती थी वो नीचे रहा करती थी, बाकी ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये शासक वर्ग हो गया। ठीक है, शासक वर्ग की अगर हम बात करें तो देखिए शासक वर्ग का जो है डायग्राम बताया गया है, ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी बताया गया है, ये पूर्वी भाग है और ये आम जनता का है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये जमीन जो होता था नीचे होता था, जमीन क्या होता था? खला में होता था। ठीक है, और ये जमीन जो होता था वो हाइट में होता था। आप देखिए ऊंचा दिखाया गया है, ये नीचा दिखाया गया ना,
ठीक है। इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो ये हाइट में है दिखाया गया है, ये डाउन में दिखाया गया है ना, तो बस इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना इनफ हो जाएगा समझने के लिए। अब देखिए, सामान्यतः पूर्वी तथा पश्चिम भागों के अलग अलग किलाबंदी होती थी, और हालांकि कालीबंगा से दोनों के एक ही किलाबंदी विवरण मिले हैं। कहा जाता है कि समानता जो है पूरब और पश्चिम, जैसे अभी हमने देखा पूरब और पश्चिम, इन दोनों का अलग अलग जो है किलाबंदी होता था। इन दोनों का जो देखिए आप बॉर्डर देख रहे हैं, ठीक है, इन सबका जो है अलग अलग बाउंड्री हुआ करता था, लेकिन कालीबंगा जो है, कालीबंगा से दोनों एक ही किलाबंदी का विवरण मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा से जो है त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिला है। ठीक है, त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहने का मतलब है कि धौलावीरा जगह जो है वहां पे 3 स्तर का नगर हुआ करता था। पहला राजा हुआ करता था, दूसरा वर्ग हुआ करता था, और तीसरा जो था जनता था। राज प्रसाद वाला क्षेत्र को राजा कहा जाता था, मध्यवर्ती नगर को व्यापारी वर्ग कहा जाता था, और निचला नगर को जो है आम जनता कहा जाता था। ये धौलावीरा में त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर जो है वो किसके बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान और घर मिले हैं वो किसके बने होते थे? तो पक्की ईंटें से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो याद रखना है कि माफ कीजिएगा, पक्की जो है ईंटों से निर्मित है, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा काल में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिससे पूरा नगर चौकोर अर्थात चीयर्स बोर्ड की भांति दिखाई पड़ता था, और सड़क 3 प्रकार की पाई जाती थी। कहने का मतलब है ना कि हड़प्पा काल में जो सड़क हुआ करते थे, जैसे ये सड़क हमारा हो गया, ठीक है, तो ये जो सड़क हुआ करता था वो चौकोर पर काटता था। ठीक है, तो चौकोर पर काटते हुए चौकोर यानी समकोण पर कट गया, ठीक है, ऐसे सड़कें हुआ करती थी, तो समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिससे पूरा नगर चौकोर अर्थात चीयर्स बोर्ड की भांति दिखाई पड़ता था, और सड़कें 3 प्रकार की पाई जाती थी। कौन कौन सी? तो एक तो सड़क हो गया, चौड़ी सड़क हो गया, सबसे चौड़ी सड़क, और दूसरा हो गया मध्यम चौड़ी सड़क, और तीसरा हो गया गली वाली पतली सड़क। तो सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, और यह 33 फीट चौड़ी है। यानी अगर हम बात करें सड़क की, तो सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क जो है कहाँ को देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा चौड़ा जो सड़क मिलता है देखने को, वो मिलता है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो में देखने को जो है सबसे चौड़ी सड़क मिलता है देखने को। मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क देखने को मिलता है। कितना चौड़ी? 33 फीट चौड़ी मिलती है, और इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। जो मोहनजोदड़ो में सड़क मिली उसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। तो सड़क भी 3 प्रकार की होती थी, सबसे चौड़ी, फिर मध्यम चौड़ी, फिर गली वाली पतली सड़क। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता था। जो सड़क हुआ करते थे वो किसकी सहायता से हुआ करते थे? तो या तो वो कच्ची ईंट या मिट्टी के हुआ करते थे, सड़क का निर्माण हुआ करता था। भवन की अगर हम बात करें भवन के बारे में, तो सड़क के किनारे सुनियोजित तरीके से भवनों का निर्माण होता था, और समानता 1 मंजिल भवन बनते थे। यानी जितने घर मिले, ठीक है, वहां माना गया है कि 1 मंजिला ही भवन था, और हालांकि मोहनजोदड़ो से 2 मंजिले तथा 30 कमरे वाले भवन भी प्राप्त हुए हैं। यानी मोहनजोदड़ो से जो है ना, अगर हम बात करें तो 2 मंजिल वाले और जो है 30 कमरे वाले भवन भी प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। यानी 2 मंजिला भी मिला है, ठीक है, और 2 मंजिला के साथ साथ 30 कमरे वाले भवन भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसे सभा भवन या कॉलेज भवन की संज्ञा दी गई है। यानी जो 2 मंजिले और 30 कमरे वाले भवन मिले हैं उसे सभा भवन कहा गया या कॉलेज भवन की संज्ञा दी गई है। और इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश बाड़ पद्धति या ग्रिड पद्धति के आधार पर होता था। यानी उस समय जो है भवन की जुड़ाई होती थी, यानी कैसे जो है जोड़ना है भवन को, ईंटे को जोड़ना है, तो उस पद्धति का नाम था इंग्लिश बाड़ पद्धति या ग्रिड पद्धति। ठीक है, याद रखना है ग्रिड पद्धति। ठीक है, इसके द्वारा जो है भवन को जोड़ा जाता था, ईंट को जोड़ जोड़ कर जो है बनाया जाता था भवन। भवन की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली की ओर खुलती थी। यानी जो भवन का दरवाजा था वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, वो गली की ओर खुलता था, और प्रायः सफाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया गया था। यानी कहने का मतलब है सड़क की ओर ना खुल के जो दरवाजा है, ठीक है, वो जो है इसका गेट किधर है? पीछे की ओर है। ये सड़क हमारा है तो सड़क की ओर ना करके इधर है। क्यों?
क्योंकि सफाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाया गया था। ठीक है, सफाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया गया था। अपवाद स्वरूप लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, यानी अपवाद में भी मिला है कि जो लोथल नगर में मिले हैं सड़क घर, उनका जो है दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार और धान्यागार या कोठागार है, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई जो है 12.23 मीटर है। तो देखिए, अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो भवन या सबसे बड़ा इमारत जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है अन्नागार, अनाज रखने का। ठीक है, कोठागार धान्यागार माना गया है। ठीक है, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो देखिए 4.71 मीटर से और चौड़ाई जो है 15.23 मीटर मिलता है। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक जो है स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार है, और सबसे इस सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो था वो स्नानागार था, सार्वजनिक था, वहां पे सभी जाकर स्नान करते थे। ठीक है, तो ये जो है विशाल स्नानागार, और ये जो है 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा हुआ करता था। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठानी संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत के हर धर्म में आवश्यक रहा है। यानी ये माना जाता है ना कि यहाँ जो है ना स्नान करते थे जब मतलब पूजा पाठ होता था। ठीक है, तो धर्मानुष्ठान में कैसे होता है, जैसे आप अगर आप राजगीर में कुंड गए होंगे नहाने, तो कुंड में क्या होता है ना कि गड्ढा होता है। ठीक है, ऊपर से जाइए नीचे की ओर नहाइए। ठीक है, जैसे ब्रह्म कुंड में, तो उसी प्रकार का स्नानागार बना हुआ था। ठीक है, तो वहां माना जाता है कि धर्म के अनुष्ठान यानी धर्म में जो अनुष्ठान होता है उससे संबंधित स्नान के लिए बना था। ठीक है, ताकि सभी जगह सभी मिलकर वहां स्नान कर सके। तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है यार, 11.88 मीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा ताकि एग्जाम में छूट ना जाए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर है, पागल है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी जल निकासी प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख और विशेषता था जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी, यानी मोहनजोदड़ो में जब था ना जल निकासी प्रणाली थी, यानी नाले भी हुआ करते थे, सोचिए। ठीक है, हम लोगों के गांव में भी नाला नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और उस समय जो है जल निकासी प्रणाली यानी नाला भी था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, और कालीबंगा की अगर हम बात करें अपने अपने घरों में, तो कालीबंगा में जो थे अपने अपने घरों में उन्होंने कुएं भी बनाए रखे हुए थे। ठीक है, कुएं भी उन्हें बनाए आपको मिले हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, यानी धौलावीरा से क्या मिला है, तो वहां पे धौलावीरा में जो है ना एक उन्नत प्रकार का उन्नत जल प्रबंधन मिला है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधक मतलब जल का जो है अच्छा प्रबंधन करने की व्यवस्था प्राप्त हुआ है, कहां से, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, तो देखिए हड़प्पा के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल से होता है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, इसलिए तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु हड़प्पा में 4 प्रजातियों के लोग निवास करती थी। ठीक है, तो कौन कौन, एक तो था भूमध्य सागरीय, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलायर, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। यानी माना जाता है, यानी जो कंकाल मिले, ठीक है, तो उन कंकालों का जो है परीक्षण किया गया। ठीक है, उनका जो है परीक्षण करने पर जो है पता चला कि यहाँ जो है 4 प्रजातियां के लोग निवास करते थे, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलायर और मंगोलाइड। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, यानी अगर बात करें कि सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, इन चारों में से किस लोग थे, कौन से लोग थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे सबसे ज्यादा। ठीक है, इनका सबसे प्रिय देवता की बात करें तो कौन था सबसे प्रिय देवता हड़प्पा सभ्यता में, तो
अर्ध शिव यानी भोलेनाथ जो थे प्रिय देवता थे, आज भी वर्तमान में सबके प्रिय वही हैं। सबसे प्रिय पशु कौन था? तो एक सिंग वाला बैल, ठीक है, एक श्रृंगी बैल या जिसे बसहा बैल कहा जाता है, वो सबसे प्रिय पशु था। नेक्स्ट है कि सबसे जो है आदरणीय पक्षी कौन था? तो सबसे आदरणीय पक्षी जो है फक्ता था, ठीक है, वो अब बिहार की राष्ट्रीय पक्षी फक्ता ही रही थी, ठीक है, तो सबसे आदरणीय पक्षी फक्ता थी। सबसे आदरणीय वृक्ष कौन था? तो सबसे आदरणीय वृक्ष सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल था। और सबसे आदरणीय नदी जो थी वो सिंधु नदी थी। आदरणीय यानी जैसे हम लोग अभी गंगा को माँ मानते हैं, तो उस समय वो सिंधु जो है सबसे आदरणीय उनके लिए था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सिंधु जो है उनके लिए आदरणीय था, ठीक है। अगर हम बात करें पीपल जो था पेड़ पौधा में आदरणीय था, फक्ता उनके लिए आदरणीय था, ठीक है। एक श्रृंगी बैल बसहा बैल आदरणीय था पशु में। देवता में कौन थे? भोलेनाथ शंकर जो थे वो आदरणीय थे, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना बहुदेववादी थे। बहुदेववादी करने का मतलब क्या है? बहुदेववादी थे, ठीक है, बहुदेववादी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और भारत में पहली मूर्ति जो है, यानी बहुदेववादी करेंगे, बहुत सारे देव, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। और भारत में पहली मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। यानी पहली बार जो है मूर्ति पूजा का प्रमाण किसमें मिलता है हमें? तो हड़प्पा काल में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा किया करते थे। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हुआ करते थे वो देवी की भी पूजा करते थे और देवता की भी पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देवता कौन थे? तो शिव थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव थे, याद रखना है। शिव की पूजा दो रूपों में करते थे। पहला शिवलिंग की पूजा जिसका सर्वाधिक प्रचलन था। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल से ही शुरू हुआ। दूसरा शिव की मानव रूप की पूजा, और इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी शिव की मानव रूप की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो शिव की मानव रूप की जो है पूजा का प्रमाण जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक सील पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी के सिर पर 3 सिंह भी मिले हैं। उसके चारों ओर एक हाथी और एक बाघ और एक गेंडा मिला है। और आसन के नीचे एक भैंसा और पांव पर 2 हिरन मिले हैं। मुहर पर चित्र देवता को पशुपति महादेव बतलाया गया है। यानी जो मुहर पर जो चिन्ह मिला है उसे पति महादेव की चित्र बताई गई है। हड़प्पा कालीन मानव देवियां की पूजा भी 2 रूपों में करती थी। यानी भोलेनाथ के हमने देखा मूर्ति रूप में और एक लिंग के रूप में वो लोग करते थे, ठीक है। देवी की भी पूजा वो लोग 2 रूप में करते थे। पहली देवी की योनि रूप की पूजा होती थी, जैसे असम में जो कामाख्या माता मंदिर है वो वहाँ योनि की पूजा होती है, ठीक है। तो पहली देवी की योनि के रूप की पूजा हो और दूसरी मानव स्वरूप की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मीट की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिले। यानी हड़प्पा में अगर हम बात करें सभ्यता में, तो पक्की मिट्टी की जो स्त्री जो है मूर्तिकाएं जो है ना बहुत भारी संख्या में मिली हैं। और एक मूर्ति कला में गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। और यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका इसके निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई जो लोग हैं धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। यानी धरती माँ को जो है वो उर्वरता की जो है देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। देखिए मिस्र के लोग भी जो है ना नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता जो था वो कैसी था? तो मातृ सत्तात्मक था। जैसे अभी हम लोगों का वर्तमान में जो चल रहा है, देखिए वैदिक सभ्यता के बाद जो है पितृ सत्तात्मक आ जाता है, ठीक है, यानी पुरुषों का जो है प्रधानता ज्यादा हो जाता है। लेकिन हड़प्पा की सभ्यता और उस समय मिस्र की जो सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी। यानी माओ का जो है ना जिक्र ज्यादा होता था। जैसे अगर हम बात करें हम लोग को गांव में या कहीं भी पहचान होता है पिताजी के नाम से, ठीक है, तो उस समय जो होता था वो मातृ सत्तात्मक था। यानी माता को जो है सबसे ज्यादा जो है ऑनर दिया जाता था। तो हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता उस समय मातृ सत्तात्मक थी, ठीक है, माता की सत्ता थी। अभी पुरुष को सत्ता हो गई है लेकिन उस समय माता की सत्ता थी। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से किसके मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो ये पॉइंट बनता है हमको
ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मूर्ति के तो प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मोसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण किया जाता था। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र हो गया सभ्यता और मोसोपोटामिया हो गया, वहां पे मंदिर का निर्माण जो है किया जाता था। इसी के समकालीन है मिस्र और मोसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण किया जाता था। हड़प्पावासी प्राकृतिक पूजा भी में भी विश्वास रखते थे, यानी प्रकृति की पूजा, नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा नदी तालाब ये सब क्या है, नेचर ही तो है, पक्षी, तो वो लोग जो है ना प्रकृति की पूजा में भी विश्वास रखते थे। और हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे, यानी हड़प्पावासी जो है सूर्य की उपासना भी ये लोग करते थे, सूर्य की पूजा भी हड़प्पावासी करते थे। लोथल के उत्खनन से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है जो सूर्य का प्रतीक है। और लोथल के उत्खनन से क्या मिला है, तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है जो क्या है, सूर्य का प्रतीक माना जाता है। हड़प्पावासी पशु पक्षी नदी झरना पेड़ पौधा जीव जंतु आदि सभी की पूजा करते थे। यानी हड़प्पा के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो पशु पक्षी की, नदी झरना की, पेड़ पौधा की, जीव जंतु की, सभी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गेंडा हो सकता है तथा बसहा बैल था, और उसके बाद महत्व का कुबड़ वाला सांड था। हड़प्पावासी यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे, विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा यज्ञ भी किए जाते थे। और कालीबंगा लोथल एवं वनमाली से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो सीधा एग्जाम में पूछता है कि कालीबंगा और लोथल एवं वनमाली से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो पूछेगा क्वेश्चन कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये ध्यान रखना कि कालीबंगा लोथल और वनमाली से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति भी देते थे, जिसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। यानी वो लोग पशु की बलि भी देते थे, और ये इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पावासी अलौकिक यानी इस जीवन काल में परलौकिक मृत्यु के बाद दोनों जीवन में आस्था रखते थे। यानी कहने का मतलब है हड़प्पावासी जो थे ना वो इस जीवन काल में भी आस्था रखते थे, और परलौकिक यानी मृत्यु के बाद जो है परलौकिक, हम कहें ना परलोक से धार जाना है, तो उसमें भी ये लोग जो है आस्था रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से बड़ी तादाद में ताबीज मिले हैं। हड़प्पावासी लौकिक इस जीवन काल में परलौकिक यानी मृत्यु के बाद दोनों जीवन में आस्था रखते थे, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से बड़ी तादाद में ताबीज भी मिले हैं। हड़प्पा से जो है उत्खनन में जो है बड़ी तादाद में ताबीज मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो है ताबीज मिला है, और ताबीज हम सभी जानते हैं कि भूत प्रेत में जो विश्वास रखता है वही ताबीज के चक्कर में रहता है। ठीक है, तो ये लोग जो है भूत प्रेत बाधा में विश्वास रखते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हम समझने वाले हैं वो है उनका आर्थिक जीवन, कृषि कपास कैसा था उनका। ठीक है, तो देखिए अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो देखिए इनका आर्थिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और भारत में नगरीयकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा काल में एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता हम सभी जानते हैं कि कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और भारत में नगरीयकरण का पहला साक्ष्य जो है हड़प्पा काल में एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा और व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। यानी हड़प्पा के जो लोग थे ना वो उनका जो कृषि व्यवस्था में भी संपन्न थे, पशुपालन में भी संपन्न थे, वो लोग उद्योग धंधा भी करते थे और व्यापार भी करते थे। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि जो कृषि में भी अव्वल हो, पशुपालन में भी अव्वल हो, उद्योग धंधा में भी अव्वल हो, व्यापार भी करता हो, वही तो नगरीय है। ठीक है, अगर यहाँ की हम कृषि की बात करें, यहाँ की जो अगर हम हड़प्पा सभ्यता में जो है अगर हम कृषि की बात करें, तो हड़प्पा काल में कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में था। ठीक है, विकसित अवस्था में था, और इस समय अधिशेष उत्पादन का विवरण मिलता है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों आदि फसलों से अवगत थे। यानी गेहूं से भी अवगत थे, ठीक है, जौ से भी अवगत थे, राई से भी अवगत थे, मटर से भी अवगत थे, ठीक है, चावल से भी अवगत थे, कपास से भी थे, तिल से भी थे, सरसों से भी थे, ये सभी से ये लोग अवगत थे। कपास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। और चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ है और इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अब देखिए कपास को ही सिंडन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। कपास को ही क्या कहा जाता है, तो कपास को ही जो है सिंडन कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जौ की, ठीक है। तो जौ क्या है, आइए हम समझ लेते हैं जौ के बारे में। तो देखिए जौ की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के लोग दो किस्म के जौ उगाते थे, ठीक है। कितने किस्म के, तो दो किस्म के जौ उगाते थे। एक तो बढ़िया या उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, तो बनमाली से मिला है। यानी बढ़िया और उत्तम जो है कोटि का जो है प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बनमाली से मिला है। अब हम बात कर लेते हैं चावल की, ठीक है। चावल की भी लोग कर लेते हैं खेती। तो चावल का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो चावल का साक्ष्य जो मिला है लोथल से प्राप्त हुआ था। और गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। और धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है कि धान के भूसी का प्रमाण मिला है रंगपुर से, ठीक है। कहाँ से, गुजरात के रंगपुर से जो है धान की भूसी का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोठरों का प्रमाण मिला है। यानी हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से तथा कालीबंगा से अनाज के जो है बड़े बड़े कोठरों का प्रमाण मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि किसानों से राजस्व लिया जाता था। यानी अगर हम बात करें हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा से, तो अनाज के बड़े बड़े कोठरों का प्रमाण मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ किसान जो है किसानों से जो है क्या राजस्व लिया जाता था। राजस्व यानी कर भी लिया जाता था। हड़प्पावासी दो फसल एक साथ उगाने की कला से परिचित थे। यानी एक समय में दो फसल उगा लेते थे और इसका साक्ष्य जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त मिला है। यानी दो फसल एक साथ उगाने का जो है कला मिला है, ठीक है। जैसे चना और सरसों को उपजाने का विवरण यहाँ से मिलता है, ठीक है। चना और सरसों का विवरण भी मिला है कि एक साथ ये लोग कर लेते थे खेती। कालीबंगा से ही जूते हुए खेत मिले हैं। जूते हुए खेत का प्रमाण पूछता है कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से, ठीक है। बनवाली से जो है हल का प्रमाण मिला है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि हल का प्रमाण बनवाली से मिला है। और हल में तांबा, पीतल, लकड़ी और पत्थर आदि के फाल का प्रयोग किया जाता था। यानी हल में किसका, लकड़ी का इस्तेमाल होता था, पीतल का, तांबा का, पत्थर का इस्तेमाल होता था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें की अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें, ठीक है। कौन कौन सी है, गेहूं और जौ जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं, ध्यान रखना है। हड़प्पावासी रागी से परिचित नहीं थे। ये ध्यान रखना है कि मड़ुआ, जो मड़ुआ की रोटी खाया जाता है ना, तो वो इससे परिचित नहीं थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हड़प्पावासी जो है रागी से परिचित नहीं थे, ठीक है। इसलिए इसको अंडरलाइन हम कर देते हैं। हड़प्पावासी जो थे किससे नहीं थे, तो मड़ुआ से परिचित नहीं थे। चलिए अब बात हम कर लेते हैं पशुपालन की, ठीक है। पशुपालन की, हड़प्पावासी के पशुपालन की व्यवस्था कैसी थी, तो देखिए कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। और वे गाय, भैंस, बैल, बकरी, यानी कहने का मतलब है कि इन्हें जो है ना गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया तथा सुअर, और सुअर को भी पालते थे। यानी सुअर भी लोग पालते थे, बकरी भी, बैल भी, भैंस भी, गाय भी। ये लोग कुत्ता और बिल्ली को भी पालते थे, कुत्ता और बिल्ली को भी पालते थे। और इन दोनों के पैर के निशान भी मिले हैं कुत्ता और बिल्ली के। और वे गधे और ऊंट भी रखते थे। यानी इसमें प्रमाण मिला है कि गधे भी रखते थे और ऊंट भी रखते थे, ठीक है। और शायद इसे ढोने के काम में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई लोगों की हाथी और घोड़े का भी ज्ञान था। यानी हड़प्पाई लोगों को जो है हाथी और घोड़े के का भी ज्ञान था। यानी हाथी और घोड़े का भी ज्ञान था, ठीक है। और खास तौर पर गुजरात में बसे लोग हाथी पालते थे। तो खास तौर पे कहाँ पे, गुजरात के जो बसे लोग होते थे वो हाथी पालते थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं घोड़ा की, ठीक है। अब देखिए घोड़ा की अगर हम बात करें तो गुजरात के सुरकोटता, कहाँ पे, गुजरात के जो है सुरकोटता घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुई। यानी गुजरात के सुरकोटता में जो है घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुई। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की
मिट्टी की बनी हुई और आग में पकी हुई मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। जो टेराकोटा मिला है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। और ये क्या था, तो घोड़े की मिट्टी की बनी हुई आग में पकी हुई मूर्ति है, ठीक है, टेराकोटा। ठीक है, तो ये टेराकोटा कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो है धंधा, उद्योग धंधा के बारे में। ठीक है, तो चलिए उद्योग धंधा के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे जो है प्रचलन था। जैसे अगर हम बात करें वहां पे धंधे की अगर बात हो जाए, तो यहाँ पे मृदभांड उद्योग था, ठीक है, वस्त्र निर्माण उद्योग था, धातु उद्योग था। ये सभी जो थे हड़प्पा वासी जानकारी रखते थे, ठीक है, धंधे में, मृदभांड उद्योग में, वस्त्र निर्माण में और धातु उद्योग में इनका धंधा होता था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से दो प्रकार के मृदभांड मिले, ठीक है, कौन कौन से मिले, हड़प्पा सभ्यता के जो है उत्खनन से दो प्रकार के मृदभांड मिले। कौन कौन मृदभांड मिले, तो एक तो मिला जो है गेरू रंग का मृदभांड और दूसरा मिला लाल एवं काले रंग का मृदभांड। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। लोथल से एक चित्रित मृदभांड भी मिला है, लोथल से जो है एक चित्रित जो है मृदभांड भी मिला है, जिस पर कौवे की, यानी लोथल से क्या मिला है, तो एक चित्रित मृदभांड मिला है। तो ये ध्यान रखना है कि चित्रित मृदभांड कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है, जिस पर कौवे और लोमड़ी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, और इसे स्पष्ट होता है कि विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र की कहानी हड़प्पावासी परिचित थे। यानी विष्णु शर्मा की रचना जो है पंचतंत्र की कहानी से हड़प्पावासी परिचित थे, यानी जो पंचतंत्र पढ़िएगा तो उससे परिचित थे कौन, हड़प्पावासी। ठीक है, तो लोथल से एक चित्रित मृदभांड भी मिला है। हड़प्पा काल में वस्त्र निर्माण उद्योग प्रचलन में था। हड़प्पा काल में जो था वस्त्र निर्माण उद्योग प्रचलन में था, और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा भी साक्ष्य मिला है। यानी मोहनजोदड़ो में ही कहाँ मिला है, सूती वस्त्र कहाँ मिला है, तो याद रखना है सूती वस्त्र जो मिला है मोहनजोदड़ो में ही मिला है। तो सूती वस्त्र कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र जो मिला है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा का जो है साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी वस्त्र की सिलाई, रंगाई, छपाई आदि कला से भी परिचित थे। यानी हड़प्पावासी जो थे सिलाई से, रंगाई से, छपाई आदि से भी परिचित थे, और इसका प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। ये ध्यान रखना है कि हड़प्पावासी जो थे लोहा से जानकारी उन्हें नहीं था, और इन्हें जैसे सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, टीना का ज्ञान था, कांसा का ज्ञान था, इनसे परिचित थे। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार जो है 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि लोहा का जो परिचय मिलता है भारत को वो कब से, 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। वर्तमान के भारत में लोहे का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के जो है अतरंजी किला में मिला है। यानी अगर हम बात करें वर्तमान के भारत में लोहे का जो पहला साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है, तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में देखने को मिला है। तो ध्यान रखना है, यानी लोहे का पहला जो साक्ष्य मिला था वर्तमान में, तो भारत के उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेला में मिला है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें व्यापार की, ठीक है, व्यापार की, तो व्यापार के बारे में अगर जिक्र है तो हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा काल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था उनका मुख्य व्यवसाय। और इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। उस समय जो है राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलन था। हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार मोसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। यानी सबसे ज्यादा जो विदेशी व्यापार होता था वो किसकी, तो मोसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। हड़प्पा और मोसोपोटामिया के बीच के क्षेत्र में दिलमुन तथा माकन मध्यस्थता करता था। यानी इन दोनों के बीच में, हड़प्पा और मोसोपोटामिया के बीच व्यापारिक क्षेत्र में दिलमुन तथा माकन जो है मध्यस्थता करता था। और दिलमुन की पहचान आज की फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है, जबकि माकन की पहचान मकरान तट से की गई है। तो माकन की पहचान मकरान तट से की गई है, और दिलमुन की जो पहचान की गई है वो आज की फारस खाड़ी से की गई है, ध्यान रखना है। कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि कुछ समझ में आ जाए बेहतर ढंग से। तो दिलमुल की पहचान जो है आज की फारस खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें माकन की पहचान, तो मकरान तट से की गई है।
हड़प्पा कालीन जो है हड़प्पा कालीन सबसे विकसित बंदरगाह के रूप में लोथल का विवरण मिलता है। यानी अगर बात करें हड़प्पा कालीन में सबसे विकसित बंदरगाह में किसे माना जाता है, तो हड़प्पा कालीन में सबसे विकसित जो बंदरगाह माना जाता है वो लोथल का विवरण मिलता है। लोथल क्या था, बंदरगाह ही तो जो सबसे विकसित था। हड़प्पा में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। ठीक है, हड़प्पा में जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था और लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था। ठीक है, जो सेल खरी की बनी होती थी, और मुहर जो बनी किसकी होती थी, तो सेल खरी की बनी होती थी। जैसे हम लोग लेन देन में किसका इस्तेमाल करते हैं, पैसे की। ठीक है, लेकिन उस समय वस्तु को, जैसे हम लोग अपने गांव में देखा होगा चूड़ा देकर धान खरीदते वक्त, ठीक है, तो मुहर का प्रयोग होता था पहले। ठीक है, जैसे अभी रुपया है ना, तो उस समय मुहर हो गया। ठीक है, लेकिन वस्तु को भी एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लिया जाता था, तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया और मुहर का भी प्रयोग होता था। और मुहर जो बनी होती थी सेल खरी की बनी होती थी, ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नृत्य करते हुए कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई। यानी मोहनजोदड़ो से ही क्या मिली है, तो नृत्य करते हुए कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है, कांसे की। ठीक है, जो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, भ्रष्ट मोम तकनीक से बनी हुई है। हड़प्पावासी माप तौल आदि कला से भी परिचित थे और इसकी गिनती में 16 एवं उसके गुणज का उपयोग करते थे। और दशमलव प्रणाली की सूचक है, जो दशमलव प्रणाली की सूचक यानी 16 के गुणज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लोथल से तराजू का पल्ला, जबकि मोहनजोदड़ो से बाट की प्राप्ति। यानी तराजू का पल्ला कहाँ से मिला है, लोथल से। लोथल से जो है तराजू का पल्ला मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से बाट की प्राप्ति हुई है। लोथल से तराजू का पल्ला और मोहनजोदड़ो से बाट की प्राप्ति हुई है। जब हम लास्ट में रिवीजन करेंगे तब जो है हम लोग शॉर्ट में कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन भी करना जरूरी है, क्या पढ़े हमने, तो उसको रिवीजन भी तो करना है ना, तो इसलिए हम आपको अच्छा से जो है अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ताकि अगर जो है ना बाद में भी हम इसे देखें तो लगे कि हाँ ये जो है इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो देखेंगे रिकॉल हमारा हो जाएगा। अब देख लीजिए, वो लोग वस्तु को जो है आयातित कहाँ से करते थे। ठीक है, तो तांबा की अगर हम बात करें तो देखिए तांबा जो है खेतरी बलूचिस्तान से करते थे। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी जो कहाँ से करते थे, तो चांदी जो करते थे वो वो अफगानिस्तान ईरान से करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है एक एक करके। चांदी अफगानिस्तान ईरान से, टीन जो है अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान ईरान और कर्नाटक से, गोमेद जो है सौराष्ट्र से, लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से, और सीसा जो है ईरान से करते थे। तो तांबा खेतरी बलूचिस्तान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान ईरान और कर्नाटक से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, और सीसा जो है ईरान से वो लोग करते थे। तो ये याद रखना है इन सब। चलिए अब देख लेते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में इनके। तो हड़प्पा काल में स्पष्ट तौर पर किसी राजनीतिक संगठन का आभास नहीं हुआ था, उदय नहीं हुआ था। ठीक है, और इस काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक थी और इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हैं। और इसी बीच व्हीलर नामक विद्वान ने कहा कि हड़प्पा काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली ना होकर जनतंत्रात्मक प्रणाली था। यानी किसने बताया था, तो व्हीलर नाम के विद्वान ने बताया कि हड़प्पा काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं था। कौन था प्रणाली, तो जनतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करता था। और अधिकतर विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा काल में व्यापारी या वणिक वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिसके कारण इस काल में शासन प्रणाली वणिक वर्गों के हाथ में हुआ करता था। अब देख लेते हैं किसी कुछ कुछ लोग हैं उनके अनुसार क्या क्या है भाई। तो पहला है हंटर के अनुसार। हंटर के अनुसार कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जो है जनतंत्रात्मक था। व्हीलर ने क्या कहा था, तो व्हीलर ने, हमने अभी देखा कि व्हीलर ने कहा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। अब हड़प्पा सभ्यता के जो है सामाजिक जीवन की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इनका सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले उसे देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में संभवतः मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाएं की मूर्ति मिली है। हमने देखा कि जब उत्खनन हुआ, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कि वहां पे जो है बहुत सारे महिलाओं की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ जो है मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, कितने वर्ग के, तो 4 वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, वो वर्ग कौन कौन थे, एक तो पुरोहित विद्वान, ठीक है, योद्धा, फिर व्यापारी, फिर उसके बाद श्रमिक। ठीक है, तो 4 रहते थे। ठीक है, ध्यान रखना है चारों को।
ठीक है, तो चारों को ध्यान रखना है। तो चारों को ध्यान रखने के लिए हम इसको जो है घेर ही देते हैं। ठीक है, पहला हो गया पुरोहित, दूसरा हो गया योद्धा, तीसरा हो गया व्यापारी और चौथा हो गया हमारा श्रमिक। ठीक है, तो ये 4 लोग रहते थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन में लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, यानी ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे। लोथल से मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का साँच भी मिला है। यानी कैसे पता चला कि शाकाहारी मांसाहारी थे? तो देखिए मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। कहाँ से मिला है भाई? तो लोथल से जो है मछली पकड़ने का कांटा मिला है। और अगर हम बात कर लेते हैं कालीबंगा से, तो कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का भी साँच मिला है। हड़प्पावासी साग सब्जी पर विशेष ध्यान देते थे, यानी हड़प्पावासी जो थे वो साग सब्जी पर ज्यादा विशेष ध्यान देते थे। और स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, यानी हड़प्पा के लोग में स्त्री भी जो है आभूषण धारण करते थे और पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। हड़प्पा से तांबे का दर्पण, काजल लगाने की सलाई और चंदुद्रो से लिपस्टिक के साँच मिले। यानी हड़प्पा से क्या मिला है? तो तांबे का दर्पण मिला है। ठीक है, याद रखना है, हड़प्पा से तांबे का दर्पण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। काजल लगाने की सलाई कहाँ से मिली है? तो काजल लगाने के लिए जो है सलाई जो मिली है वो कहाँ से मिला है? तो याद रखना है कि मिला है। ठीक है, और तांबे का दर्पण और काजल लगाने की सलाई कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। और चंदुद्रो से जो है लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। ठीक है, वो लोग लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए जो है चौपर पर और पासा भी खेलते थे। यानी यहाँ के लोग जो थे मनोरंजन के लिए चौपर और पासा भी खेलते थे। लोथल से शतरंज के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जबकि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से पासे के साक्ष्य मिले हैं। तो शतरंज के साक्ष्य लोथल से मिले हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पासे के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार 3 विधियों में प्रचलन था। यानी जो हड़प्पा कालीन में, हड़प्पा काल में जो लोग रहा करते थे उनके मृत्यु हो जाती थी तो 3 प्रकार के संस्कार होते थे। ठीक है, कौन कौन संस्कार होते थे? तो चलिए, एक था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इस पहला पूर्ण समाधिकरण की अगर हम बात करें तो इसके तहत संपूर्ण शव को भूमि में दफनाया जाता था। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था ना कि पूरे शरीर को जो है भूमि में दफनाया जाता था, संपूर्ण शव को जो है भूमि में दफना दिया जाता था। और यह विधि सबसे ज्यादा प्रचलित थी। आंशिक समाधिकरण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। ठीक है, ये होता था आंशिक समाधि। और दाह संस्कार तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, जला दिया जाता है। हड़प्पा के उत्खनन से एक अनोखी कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, हड़प्पा में उत्खनन हुआ तो एक अनोखी जो है कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ और उस कब्रिस्तान का नाम क्या था? तो RH37। ठीक है, ये कब्रिस्तान याद रखना है। ठीक है, ये RH जो है 37 जो है क्या मिला है? कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है RH37। ठीक है, तो ध्यान रखना है RH37 जो है कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ था। कहाँ से? तो हड़प्पा से ही RH30 जो है कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था। लोथल से युगल समाधान के भी साक्ष्य मिला है। तो सीधा एग्जाम में पूछता है कि युगल समाधान कहाँ से मिला है? तो याद रखना है कि युगल जो समाधान मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रोपर से कब्र के भीतर मानव शरीर के साथ कुत्ता का शरीर का साक्ष्य भी मिला है। यानी अगर हम बात करें कि रोपर से एक कब्र के भीतर मानव के शरीर के साथ कुत्ता का, यानी मानव के शरीर के साथ जो है कुत्ता के शरीर का भी साक्ष्य मिला है। यानी मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रोपर से मिला है। ये याद रखना है, रोपर। ठीक है, और एग्जाम में ये जो है ना पूछा ही जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, रोपर वाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पतन कि माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। ठीक है, तो पतन की अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है अपना मत दिया है। ठीक है, तो कौन कौन सा मत हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि बाहरी एवं आर्यों के आक्रमण के कारण जो है इसका पतन हो गया था। फिर उसी में
थे जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके और एसा राव। इन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता का। फिर ऑरेल और स्टेइन ने कहा, ऑरेल स्टाइल और अमलानंद घोष ने क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हो गया। एम आर साहनी थे, इन्होंने बताया कि भूतात्विक परिवर्तन और जल जो है प्लावना के कारण जो है पतन हो गया। जॉन मार्शल ने बताया कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन हो गया। और के यू आर कनेडी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा मलेरिया महामारी के कारण जो है पतन हो गया। तो अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग मत था, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या था, मत था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो है विचार कितना तक हद तक सही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो माना जाता है बाढ़ माना जाता है वहाँ खास करके, ठीक है। जॉन मार्शल अर्नेस्ट और मैके, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और एसा राव की जो है ज्यादा जिक्र मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें सर्वाधिक मान जो है किसे माना जाता है, तो बाढ़ को बताया जाता है। इसमें सर्वाधिक जो है किसे बताया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज्यादा जो बताया जाता है तो बाढ़ को ही बताया जाता है। हाल ही में हुई उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण भी मिले और इस प्रमाण के आधार पर कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के पतन का अहम कारण जलवायु परिवर्तन माना गया है। यानी आईआईटी खड़गपुर ने बताया है ना कि ये जो पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। यानी ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष की बात को सही बताया। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, अलग अलग स्थलों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में, ठीक है। हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं, तो देखिए हड़प्पा की अगर हम बात करें तो सावधान पेटिका मिली है, ठीक है। हड़प्पा से क्या मिली है, सावधान जो है पेटिका मिली है। हड़प्पा से मिली है सावधान पेटिका मिली है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या मिला है, सावधान पेटिका मिली है। फिर RH-37 कब्रिस्तान मिला है। फिर शंख का बना बैल मिला है, शंख का बना जो है बैल मिला है। फिर पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, पीतल की जो है इक्का गाड़ी मिली है, ये भी ध्यान रखना है, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। और अन्नागार मिला है, ठीक है। और स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं। और तांबे के पैमाने भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं, तो ये याद रखना है, ये इतना है ना क्वेश्चन ये कि बार बार एग्जाम में पूछता है, पूछेगा कि सावधान पेटिका कहाँ से मिला है। सावधान, सावधान जो पेटिका होती है, सावधान पेटिका नहीं समझ में आ रहा तो हम समझाते हैं। शव क्या होता है, शव लाश को डेड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। और डेड बॉडी के रखने के लिए एक पेटी बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी को सावधान पेटिका कहा जाता है। तो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। अब बताइए कि जब शव को रखने के लिए जो पेटी हड़प्पा से मिला है तो दफनाया भी वहीं जाता होगा। तो RH-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो वहीं मिला है, ठीक है। फिर वहां पे शंख का बना बैल मिला है, शंख का बना बैल कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। पीतल का इक्का गाड़ी मिला है, ठीक है। फिर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है, जिसके माना जाता है कि वो मातृ देवी यानी धरती माता की पूजा को वो लोग समझते हैं, ठीक है, उससे माना जाता है। फिर गेहूं और जौ के दाने मिले हैं हड़प्पा से ही, ठीक है। अन्नागार, अनाज रखने के लिए जो है घर मिला है कहाँ पे, हड़प्पा से ही, ठीक है। फिर स्वास्तिक एवं चक्र के साथ, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं कहां से, तो स्वास्तिक चिन्ह हो गया, आप देखते हैं, ठीक है। और चक्र के साक्ष्य मिले हड़प्पा से ही। और तांबे का जो पैमाना मिला है, तांबा था, वो हड़प्पा से ही मिला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज मिली है, जैसे बृहद स्नानागार, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। फिर राज मुद्राक, फिर मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की जो है मूर्ति मिली है। सूती कपड़ा मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है। घोड़े के दांत और गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। गिले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, ठीक है। सीपी की बनी हुई पटरी भी मिली है। कुंभकारों के 6 भट्ठों का अवशेष भी मिला है, ठीक है। और मिट्टी की तराजू मिली है और सबसे बड़ी ईंट का जो है साक्ष्य भी मिला है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, बृहद स्नानागार यानी स्नान करने के लिए बहुत बड़े स्नानागार का। फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है। राज मुद्राक मिला है, मुद्रा की अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है, मतलब मुद्रा पर
अंकित जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। सूती कपड़ा मिला मोहनजोदड़ो से ही। हाथी का कपाल खंड मिला मोहनजोदड़ो से ही। घोड़े के दांत और गीली मिट्टी के दिए के साक्ष मिले मोहनजोदड़ो से ही। गले हुए तांबे के ढेर मिले मोहनजोदड़ो से ही। सीपी की बनी हुई पटरी मिली मोहनजोदड़ो से ही। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले मोहनजोदड़ो से ही। और मिट्टी की तराजू मिली मोहनजोदड़ो से ही। और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला मोहनजोदड़ो से ही। आप जितना बार देखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसी से सिंधु घाटी सभ्यता से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं चंदुद्रो के बारे में। ठीक है, तो चंदुद्रो से क्या क्या मिला है मेरे भाई, तो देखिए अलंकृत हाथी मिली है। ठीक है, वक्राकार यहाँ पे ईंट मिला है। कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है और मेकअप के सामान मिला है। ठीक है, अब कंघा मिल गया तो लिपस्टिक और मेकअप का सामान साथ में ही होगा, चंदुद्रो से ही मिला है। 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। मनके बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है, कहाँ से, चंदुद्रो से। और गुड़िया शीशा इत्यादि मिला है, कहाँ से, चंदुद्रो से। तो अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटा, कंघा, लिपस्टिक, मेकअप के सामान, 4 पहिए वाली गाड़ी, मनके बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता और गुड़िया और शीशा, ये मिले हैं चंदुद्रो से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कालीबंगा की। ठीक है, कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो देखिए आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं, अग्निकुंड जो होता है ना, वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां मिली है। ठीक है, चूड़िया के कारण तो इसे कहा जाता है कालीबंगा। ठीक है, काली चूड़ियां। सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा किसे कहा जाता है, सिलबट्टा जो है सिलौटी होता है ना, घर में सिलौटी माता पीसने वाली, माता पीसती है, बहन पीसती है सिलौटी। ठीक है, तो वो होता है सिलबट्टा। सूती कपड़े का छाप मिला है, सूती कपड़े का छाप। ठीक है, और मणिक एवं मनके मिले हैं। सूती कपड़ा कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा का छाप कालीबंगा से। मणिक और मनके मिले हैं। बेलनाकार मोहरे मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं और प्रतीकात्मक समाधियां भी मिली हैं। लोथल की हम बात कर लेते हैं, लोथल से क्या क्या मिले हैं। तो देखिए लोथल की अगर हम बात करें तो बंदरगाह मिले हैं लोथल से। धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है। फारस की मुहर मिला है। 3 युगल समाधियां मिला है। धान की भूसी मिली है और मनका उद्योग के साक्ष्य भी मिले हैं। और तांबे का कुत्ता और छोटे दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल तो सबसे पहले एक बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ तो दिशा मापक यंत्र मिलेगा ही, समुद्र में दिशा मापक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो लोथल से ये मिला है। तांबे का कुत्ता मिला है, उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी मिली है यहीं से, मनका मिला है। ठीक है, 3 युगल समाधियां मिले हैं। 3 मतलब युगल तीनों को जो है एक साथ मतलब समाधि दिया गया था, तो वहां मिला है। फारस की मुहर और धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है और बंदरगाह मिला है। बंदरगाह तो है। अब हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सुरकोटता। ठीक है, सुरकोटता की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो घोड़े की अस्थियां एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह जो यहाँ पे मिला है। घोड़े की अस्थियां एवं विशेष प्रकार का जो है कब्रगाह यहाँ पे मिला है। बनवाली की हम बात कर ले, बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, तो देखिए यहाँ पे हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ और तांबे के व्रणाग्र आदि मिले हैं। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल, तो हम देख ही लेते हैं किस प्रांत में है, किसने खोज किया था। हम इन सभी को भी हम एक लाइन में देख लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, पंजाब प्रांत में है। पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, हमने बताया था कौन सा जिला है, तो मोंटा गोमड़ी जिला है। ठीक है, और दयाराम साहनी ने खोज किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में, ये भी पाकिस्तान में है। और राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। कब, 1922 में। दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा चंदुद्रो की अगर हम बात करें तो चंदुद्रो जो है सिंधु नदी, सिंध प्रांत में गोपाल मजुमदार ने खोज किया था। तो चंदुद्रो कौन नदी, सिंधु नदी, सिंध प्रांत में गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी राजस्थान में पड़ता है और अमलानंद घोष और बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की थी। किसकी, तो कालीबंगा की। नेक्स्ट है हमारा कोटदीजी। तो कोटदीजी की अगर बात करें तो सिंधु नदी, सिंध प्रांत में, और फजल अहमद खान ने इसकी खोज की थी। कोटदीजी की खोज किसने की थी, फजल अहमद खान ने खोज की थी।
चलिए नेक्स्ट हमारा है सूत्रकागेंडोर। सूत्रकागेंडोर की अगर हम बात करें तो दास्क नदी बलूचिस्तान में ऑरेल स्टाइल ने इसकी खोज की थी। सूत्रकागेंडोर कौन नदी, तो दास्क नदी और बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और ऑरेल स्टाइल ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखना है। और ये सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रंगपुर। रंगपुर की अगर हम बात करें तो भादर और मादर नदी पर, ठीक है, भादर या मादर नदी कहा जाता है, गुजरात में है ये। और रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज की थी, रंगनाथ राव ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धौलावीरा। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो लूनी नदी पर है धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी पर है, तो लूनी नदी पर है। और कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक है। और RS बिष्ट और JP जोशी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है रोपर। रोपर की अगर हम बात करें तो सतलज नदी कहाँ पे है, पंजाब में है रोपर। रोपर कहाँ है, पंजाब में है। और यगदत्त शर्मा ने इसकी जो है उत्खनन किया था। नेक्स्ट हमारा है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी के किनारे है राखी गढ़ी और हरियाणा में है। और सूरजभान ने इसकी खोज की थी। और 11 नंबर हमारा है आलमगीरपुर, जो हिंडा नदी के किनारे है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। तो इन सभी को जो है ना आप स्क्रीनशॉट लेकर समझिए कि आप इसको देखिएगा और इसी से 101 मतलब 200% जो है इसी से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जो है चाह है सिर्फ पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, ये है तो यही इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए कि इसको याद कर लेना। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, चंद्रदुर्ग, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, कोटदीजी, सिंधु नदी, एक बार देख लेना है बस, कुछ करना है नहीं। तो जो हम बता रहे हैं उसको आप देख लीजिए, तभी आपका जो है एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा लिपि का पहला जो नमूना है प्रमाण 1853 में पता चला, लेकिन यह 1923 में इसे प्रकाश में आया। देखिए पता तो चल गया था कब, तो पता चल गया था 1853 में ही, ठीक है। लेकिन यह 1923 में जो है प्रकाश में आया, लेकिन अभी भी तक इसी लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है। हड़प्पा लिपि का जो है अभी पूरा जो है चिन्ह मिला है 64 वो मिला है, ठीक है। और अक्षर इसमें जो है कितने हैं अक्षर, तो ये भी याद रखना है कि अक्षर जो है इसमें 200 से 400 अक्षर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कितने अक्षर हैं, तो 200 से जो है 400 अक्षर अभी तक मिले हैं, ठीक है। 200 से कितने, 400 अक्षर इसमें मिले हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 200 से 400, क्या हो गया यार इसे, तो 200 से 400 अक्षर मिले हैं। हड़प्पा लिपि का नामकरण जो है विद्वानों के द्वारा किया गया। हड़प्पा लिपि का जो नामकरण है विद्वानों के द्वारा ही किया गया। उन्होंने इसका नाम जो है इसका नाम क्या रखा, तो इन्होंने पिक्टोग्राफ रखा नाम, ठीक है, चित्रात्मक रखा और भाव चित्रात्मक रखा, ठीक है। पिक्टोग्राफ चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक रखा। हड़प्पा लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसकी लिपि जो है ना दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि के प्रमाण पत्र से सबसे ज्यादा चित्र जो है यू आकार तथा मछली के आकार चित्र देखने को मिलता है। अगर हड़प्पा लिपि को अगर ध्यान से देखिएगा तो यू आकार का और मछली चित्र के आकार का जो है सबसे अधिक बार आपको देखने को मिलेगा। कुछ और महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स हैं, जैसे में अगर हम बात कर लेते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखना है। ये लोग जो थे किससे परिचित नहीं थे, तो ये लोग जो है शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता चला, जो कहाँ है, तो स्टेडियम एकमात्र स्टेडियम जो है धौलावीर से लगा हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित स्थल रोपड़ है और यह वर्तमान भारत के पंजाब प्रांत में है। तो भारत का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है, तो रोपड़ है। और रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का भाग भी कहा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो को जो है नखलिस्तान का भाग भी कहा जाता है। चलिए लास्ट हमारा है कि पुजारी के प्रशस्तर का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो पुजारी का जो है प्रशस्तर का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ध्यान रखना है। तो हमारा जो है यहाँ हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। भले ही क्लास लंबा हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लोग एक एक जो है
नॉलेज को हमने समझा, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे सबसे अंतिम में, जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो सिर्फ रिवीजन करना होगा, जो जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा बस उसका हम रिवीजन कर देंगे, फिर उसके बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद, राम राम।